बाकी मन में एक नए जोश के साथ जिस भावना से मैंने ये यहाँ इस लाइन में पदार्पण किया था, मैं समझता हूँ कई बार घुटन महसूस होती है कि शायद मैंने ये गलत रास्ता चुन लिया हो, लेकिन फिर भी अभी समय है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, होली का त्यौहार आ गया और जी रंगों का, खुशियों का त्यौहार है। पानी एक तो कम से कम बाएँ पानी की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, आप लोग इस त्यौहार को एक भाईचारे के साथ में खेलने का काम करें। इसके साथ में आप कोई लाग लपेट द्वेष, कोई विरोधी ये ना तो बनाएं और ना ही पुराने लेके आगे आए। अब की बार का जो होली का त्यौहार है वो आप सबके लिए हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं में मंगलमय हो। तो जी यह तो होगी बधाई मेरी तरफ से, जेएनसी की तरफ से। अब जिस प्रकार से सरपंच चंडीगढ़ बैठे हैं, जिस प्रकार से कुछ सरपंच अपने गांव के अंदर अपने स्थिति देखने लग रहे हैं, कुछ सरपंच अपने व्यवस्था के रूप में लग रहे, भाई करा तो करा के, क्योंकि सरपंच जो आज पद है, सरपंच जो गरिमा है, वह तो एक नंगी तलवार को परिणत की जा सके हैं। और मेरे साथ में आज नंद गांव के सरपंच हैं और इनसे मैं जुड़ा था क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया था ई टेंडरिंग का नंद गांव के जल घर के ऊपर, और पूरा गांव राम इनके साथ देखा जा सका था। लेकिन इसके साथ में एक सौभाग्य और भी है इनकी ज़िंदगी में, तो ये बैंक के अंदर सीनियर अधिकारी रहे हैं, यानी मैनेजर से भी ऊपर के अधिकारी सर, हाँ सीनियर मैनेजर। यानी एक तो मैनेजर और एक सीनियर मैनेजर हो तो एक फ़र्क क्या हुआ है, यानी फर्स्ट क्लास अधिकारी देखे जा सकें अपनी संस्था के अंदर, बैंकों के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य है आज सरपंच साहब कितने तो लठ मिलने लग गए, कितने गालियाँ मिलने लगी, कितने पर्दाफाश करने लगे। ये क्या असमंजस है? पहले तो आप दे दो पूरा परिचय, उसके बाद मैं सवाल जवाब दे दियो। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझ जैसे नाज़ीज़ के लिए समय निकाला, और मैं इस शुभ अवसर पर, क्योंकि होली का पर्व अभी आने ही वाला है, तो मैं सभी मेरे ग्रामवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमें सभी को मालूम है कि होली पर्व हमारा एक भाईचारे का प्रतीक है, जो हमें रूठों को जोड़ता है, आपसी तालमेल और बढ़ता है, हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, नज़दीक आते हैं, और भाईचारे की भावना निसंदेह उत्पन्न होती है। मैं पुनः आप सभी को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं होली पर्व पर देता हूँ। सभी को शुभकामनाएं। दूसरा, आपने मेरा परिचय के बारे में पूछा, तो मैं तकरीबन 40 वर्ष सेवा काल में रहा हूँ। उसमें से 37 साल मैंने बैंक में सेवा की है। उससे पूर्व 3 साल मैं चंडीगढ़ इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, एक भारतीय सरकार के अधीन महकमा था, उसमें कार्यरत रहा हूँ। और मैं ये कहूँ कि मैं सिंस माई बर्थ इन पंजाब नेशनल बैंक, जब से मैं बैंक में लगा उस समय से और मेरे रिटायरमेंट तक मैं ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ। मेरे प्रथम 6 महीने छोड़ करके, जिसमें प्रोबेशन काल होता है, पूरी मेरी सर्विस में मैंने भिन्न भिन्न पदों पर बड़े बड़े संगठनों का, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो ज़िले का हो, चाहे जोन का हो, मैंने प्रतिनिधित्व किया है। और मैं जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन भी अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संगठन का उप प्रधान था। मैंने भिन्न भिन्न पदों पर रहते हुए, जिनमें मुख्यतः हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन यूनिट भिवानी, जिसको आप लोकल फेडरेशन ऑफ ऑल बैंक्स कह सकते हैं, मैंने कई वर्षों तक उसका जनरल सेक्रेटरी के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। भिवानी में पहली बार डिस्ट्रिक्ट ट्रेड यूनियन काउंसिल की स्थापना हुई थी,
जिसमें बड़ी बड़ी 17 यूनियनें सम्मिलित थी, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। इसके साथ साथ मुझे सबसे बड़ी गर्व जो मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ कि मैं उस नंदगाम की पावन भूमि से हूँ जहाँ परम संत बाबा पूर्णगिरि जैसे अवतरित हुए हैं, जिनकी कृपा से केवल मात्र हमारा गांव ही नहीं बल्कि प्रदेश और दूर दराज तक देश में लोग उनके आशीर्वाद से संपन्नता का एहसास कर रहे हैं, संपन्न हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से ही मेरा गांव, जिसमें तकरीबन हर घर से आज के दिन सेना में या दूसरे बल हैं, अर्धसैनिक बल, उन्होंने हर परिवार से कोई ना कोई कार्यरत है। तो एक अपने आप में बड़ा हम इस चीज़ को गर्व महसूस करते हैं कि हमारे गांव का देश की सेवा में, देश की रक्षा में अहम योगदान है। और उसी कड़ी में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी अपने परिवार की पृष्ठभूमि भी सैनिक की रही है। मेरे पिताजी सूबेदार रैंक से 1969 में रिटायर EME से हुए थे। 28 वर्ष की सेवा देने के बाद उन्होंने सन 1962 और 1965 की लड़ाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसी बीच मेरे ब्रदर, बड़े भाई, वो सन 70 में 1970 में सेना में भर्ती हो गए थे, एक जज्बा लेकर के मेरे पिताजी के देशभक्ति का अनुसरण करते हुए। और उन्होंने भारत पाक युद्ध 1971 में मात्र 19 वर्ष की आयु में देश की रक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और वीर गति को प्राप्त हुई। मुझे उनकी शहादत पर आज भी गर्व है और पूरा गांव, प्रदेश उनकी शहादत पर उन्हें नमन करता है। वर्ष में 10 दिसंबर को उनका हम शहीदी दिवस गांव में मनाते हैं। गांव में एक भव्य स्मारक हमने बनाया हुआ है और बड़ी आस्था से लोग वहां इकट्ठे होते हैं। और एक स्मारक पर जाने मात्र से ही एक देशभक्ति की भावना संचारित होती है। तो मैं कहता हूँ कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे वातावरण में पैदा हुए हैं, रहे हैं और एक देशभक्त परिवार से जुड़े हुए हैं। तो अब आपके कंधों के ऊपर नंदगांव की जिम्मेवारी आ गई, आपको सरपंच बना दिया गांव नाम ने, ये बात है? देखिए, मुझे गांव ने जिम्मेवारी दी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं पीछे भी ट्रेड यूनियन में रहा हूँ और एक मेरी अपनी ऐसी भावनाएं हैं कि हमने अपने सर्विस काल में भी जिन लोगों का जितना कर पाए भला किया। और कोई साथी किसी जाने अनजाने में किसी से कोई गलती हुई, उनका भी हमने बचाव किया। लेकिन सारा बातचीत के माध्यम से नेगोशिएट करके प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनके साथ बैठ करके बातचीत करके हमने उनका हल निकाला। अभी उसी भावना को लेकर के मेरी भी गांव की भी सेवा करने की भावना है, क्योंकि मैं भाई साहब के स्मारक पे जो प्रोग्राम करता हूं उससे एक हमने द रण सिंह यादव स्पोर्ट्स मेमोरियल क्लब बना रखा है, उसका मैं संरक्षक हूं। उसके माध्यम से दूसरा गांव में जैसे जैसे भी कोई सामाजिक कार्य हैं उसमें जैसा भी मैं अपना योगदान दे सकता हूं या व्यवस्था कर मैं सरपंच उस पे हूँ गाँव के ऊपर करता रहा हूं। उसी से मेरी एक ही भावनाएं जगी कि भाई मैं गांव का सरपंच के रूप में प्रतिनिधित्व करूं। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूं कि क्योंकि मेरी रिहाइश भिवानी में है, लेकिन मेरे अपने व्यवहार से उससे लोगों ने मेरे को बड़ा साथ दिया। और मैं ये कह सकता हूं कि जब से गांव बसा है लोगों ने बहुत स्नेह दे करके सबसे ज़्यादा लीड से मेरे को, अब तक गांव में ऐसी लीड से कोई सरपंच नहीं बना था, मुझे उत्तरदायित्व दिया गया। तो आप गांव को क्या दे पाएंगे? परंतु अभी आजकल जो हालात चल रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए लेकर के राइट टू रिकॉल और कई ऐसे इशू हैं जिससे मेरा भी मन खिन्न हो रहा है। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के मैं इस क्षेत्र में आया था वो थी सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव की। लेकिन ऐसा करना, ऐसे हमारे एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा, संबंधित मंत्री द्वारा ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, उसे वास्तव में कहीं ना कहीं बड़ी टीस होती है, दर्द होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए
और मैं तो ये कहता हूँ कि गांव का जो प्रतिनिधि सरपंच के रूप में है, उस पद की तो बहुत बड़ी गरिमा है, और उसको दोनों तरफ से सरपंच को भी उस गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी से तो सरकार और दूसरे भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उसके प्रति सम्मान की भावना से ही समर्पित होना चाहिए। लेकिन आज आपको मिल तो रहे कहीं ना कहीं लाठियाँ। देखिए, इस चीज़ के पक्ष में तो शायद कोई ऐसा होगा ही नहीं कि ये निंदनीय है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अंतिम हथियार होता है। सबसे बड़ी बात तो ये बातचीत है। तो कभी सोचा था आपने कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, सरपंच बनूंगा और कभी लठ खाने का मौका मिलेगा प्रशासन का? लेकिन कभी प्रशासन बुझ के आया करता, लठ खानो उसे प्रशासन लठ खाने पड़े। देखिए साहब, ये बड़ी विडम्बना है, बड़े खेद का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो फिर भी आप सभी से जो है ना, इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा, सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि हर चीज़ का हल बातचीत के ज़रिए बैठ के निकालना चाहिए, और बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। और ये कोई इस चीज़ का हल नहीं है कि भाई आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके, पीछे भी जो है ना वो जींद में लाठीचार्ज हुआ था, अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में भी सरपंचों के साथ मारपीट की गई। ये सब अशोभनीय है, और ये हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ का पक्षधर हूं। तो जिस प्रकार से आपने जो पर्दाफाश किया था, आपके गांव के अंदर किया था, डिग्गी को किया था, तो उसका कुछ समाधान निकला? देखिए, हम उसी कड़ी में एससी साहब से मिले थे, क्योंकि हमारे आगे दो ऑप्शन थी कि भाई हम इस डिग्गी को ही में थोड़ा सा मेंट करा करके, या जो खामियां रही हैं उनको दुरुस्त करा करके दोबारा इसको चालू कराएं, या नई डिग्गी कोई व्यवस्था कराएं। तो हम एक बार उसके बाद जब वो आपने कवरेज की डिग्गी के बारे में, उसके उपरांत हम ग्रामवासी इकट्ठे हुए थे, और उसमें हमने ये डिसीजन लिया कि भाई दोबारा से व्यवस्था कराना काफ़ी मुश्किल होगा, और इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा और समय भी लगेगा। और क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है, इसलिए ये विचार किया गया कि भाई हम एससी साहब से मिलें और उनसे ये कहें कि भाई वहाँ ये खामियां हैं, आप मौके पर जा कर के देखो और उसमें सुधार कराओ। हम इसी अनुसार एससी साहब से मिले, और हमने सारी उनके आगे चर्चाएं की। तो सरकार कह रही है कि पैसे भी आए हुए हैं और पैसे लगने शुरू भी हो गए, काम भी शुरू हो गए। तो आपके खाते में कितने पैसे आज को सरपंच साहब, और आपके गांव के अंदर क्या क्या जो कमियां हैं जो दुरुस्त होनी है? ऐसा था कि हम जहाँ तक अमाउंट आने का सवाल है कि एक अकाउंट में 14,85,000 रुपये हमारे उसमें आए हुए हैं। अच्छा। और दूसरा एक अकाउंट है, उसमें 3 लाख उस अमाउंट आया हुआ है। ये दोनों जो है ना वो वित्त आयोग और PRI, अच्छा, इनसे संबंधित है दोनों खाते। 17 लाख रुपए लगभग। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि वो अकाउंट में आप स्टेट में नहीं कह सकते, वो एक लिमिट टाइप में आए हैं कि वो सीमा बांध दी गई है अकाउंट में। जैसे जैसे आप उसको अवेल करोगे वो अमाउंट उसमें से निकलता रहेगा। अच्छा। और उसका ऑपरेशन का वो जो है तरीका, उसमें डिजिटल सिग्नेचर हैं। अच्छा। सरपंच के भी और दूसरा ग्राम सचिव के भी। अच्छा। और दोनों का जो है ना डिजिटल सिग्नेचर उसमें लगेंगे, उसके बाद उस अकाउंट से ऑपरेशन होगी। अच्छा। बाकी फिर भी मेरा अपना ये मानना है और मेरा मत है इस चीज़ के बारे में कि जब गांव ने एक नुमाइंदा सरपंच बनाया है, उसको कई बार शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेने पड़ते हैं। सरकार ये कह रही है कि भाई 7 दिन में आपका टेंडरिंग का ये ऐसे हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ये कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि 7 दिन से भी पहले, इवन मैं ये कहता हूँ कि उसको परिस्थितियाँ देखते हुए समय से भी पहले निर्णय लेना पड़ सकता है। तो उसको बाद में एडजस्ट कराना अधिकारियों के थ्रू कितना मुश्किल होगा। अब सपोज मेरे को अचानक ऐसा कार्य हो गया कि कोई व्यवस्था किए बिना भी एक बार मौखिक रूप से भी पंचों की राय लेकर के, ग्रामवासियों की राय लेके भाई आपने तुरंत ये करना है, अदरवाइज इसमें ये नुकसान हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में सरपंच तो डिसीजन ले ही नहीं सकता, उसको तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो ऐसे है कि इतना नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लो आप, तो कितनी महंगाई बढ़ी है। जब पुराने टाइम में पिछली बार ही एक सरपंच की 20 लाख तक की अपनी शक्तियाँ थी, उसको बढ़ाने की बजाय घटा दिया, जबकि इन्फ्लेशन कितनी चरम सीमा पर है। आज पहले पैसे की क्या वैल्यू थी, आज कितनी है। तो मैं तो इतना भी कहूँगा कि भाई चलो पहली बात तो बढ़ाना ही चाहिए था, फिर भी ऐसा नहीं किया तो कम से कम इसको तो कम नहीं करना चाहिए था। और रहा ये कि सभी की एक सी मंशा नहीं होती,
और कुछ मेरे साथी सरपंच ऐसे भी हैं जो कि घर से भी लगाने के लिए खुश हैं। आप तो ये सोच रहे हो कि वो कमाने के लिए आए, ये गलत है। तो सर लगता था कभी कि इतना बड़ा अधिकारी शहीद परिवार का शहीद भाई हुए हैं, खानदान में शहीद देखे जा सके, और उस शहीद का परिवार के सरपंच बन के लट खाओगे? देखिए, ये मैं पहले ही इसकी निंदा कर चुका हूँ कि ये तो सर आपको लगता है कि आप इस जी के जंजाल से निकल पाओगे? ये टेंडरिंग में है या रिकॉलिंग के चक्कर में है, या फिर वास्तव में आप जो जिस काम के लिए बने हैं, जिस काम के लिए आपको काम ने चुना है, आप उसको ऊपर ही फोकस कर पाएंगे? देखिए, फ़िलहाल परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम मजबूर हैं और चाहते हुए भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार ने ट्रेनिंग वगैरह की ऐसी कई औपचारिकताएं ऊपर लगा दी और गांव के लोग भी अपेक्षा करते हैं। अभी हमें भी करने लगे हैं कि भाई इतना समय हो गया कि गांव में कोई कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ, तो एक बड़े खेद की बात है कि वो नहीं कर पा रहे। और हमारे गांव की तो एक बहुत ही लंबी मांग है कि काफ़ी काम जो है ना हमारे पेंडिंग हैं, और बड़ी एक आशा के साथ, विश्वास के साथ मैं आगे आया था कि मैं गाँव वासियों की इच्छानुरूप कार्य कर पाऊँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि परिस्थितियाँ अभी ऐसी चल रही हैं कि उसमें ऐसा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव लग रहा तो है। कैसे गांव के लोग आपको काम बताना शुरू कर दिए होंगे, बताए हुए लोगों ने कुछ मिलेगा आपसे? गांव के लोग गांव का देखिए, हमारे गांव के तो मेन इशू काफ़ी है पेंडिंग। नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सारे रास्ते जो है ना उबड़ खाबड़ हैं, नाली ये पीछे पाइपलाइन। लोग आपके पास फ़ोन करते हैं? बिल्कुल, मैं जब घर जाता हूँ गांव में, जब मैं ऑफिस में मैं अपने बैठता हूँ, तो मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रतिदिन कम से कम 30-40 लोग आकर के मुझसे अलग अलग कामों की मांग करते हैं, और उनकी वाजिब मांगे हैं वो। लेकिन मैं अपने आप को ऐसा ही महसूस करता हूँ। इसलिए मेरी एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों से भी, सरकार से और मुख्यमंत्री जी से भी, कि इसके बारे में विचार करें और बातचीत के तरीके से बातचीत करके बैठ करके इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। और क्योंकि इससे निसंदेह विकास बड़ा अवरुद्ध हो रहा है। और आने कौन साइलेंट कर लेते बाहर रखा है जी? हो गया जी। निसंदेह इसमें प्रॉब्लम आ रही है और विकास रुक रहा है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कभी लगता नहीं सोच अब क्या सोचते हैं कि कदे तो मैं अधिकारी ने आदेश दिया करता, कर्मचारी इतने सैकड़ों हजारों कर्मचारी काम कर थे, आज काम कर दिया, मतलब आदेश दे जाए, ये भी अच्छा मौसम आपकी ज़िंदगी में? देखिए, ये उनका अधिकार है गांववासियों का कि उन्होंने अपना प्रतिनिधि सरपंच के रूप में चुना है। और मैं वैसे मैंने स्पष्टीकरण पहले ही देना चाहिए था, लेकिन मैं अजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम कह रहा हूँ, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मिसेज मेरी पत्नी है, वो उस गाँव की सरपंच है। बाकी मन में एक नए जोश के साथ, जिस भावना से मैंने ये यहाँ इस लाइन में पदार्पण किया था, मैं समझता हूँ कई बार घुटन महसूस होती है कि शायद मैंने ये गलत रास्ता चुन लिया हो। लेकिन फिर भी अभी समय है, काफ़ी समय है। और अब भी जो है ना सरकार और सरपंच एसोसिएशन जैसा भी बैठ करके बातचीत करके अपना कोई इस निर्णय पर पहुँचे और इस आगे विकास के को गति दे। ये मेरा। चलो जी, देखो ये ज़िंदगी का किस्सा है, कहानी तो है कि शहीद के परिवार से हैं, 1 क्लास अधिकारी रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के, और आज अपने आप को ये लगते हैं कि हाँ बस घुटन सी महसूस हो रही। तो घुटन सी महसूस इसलिए हो रही क्योंकि गांव ने हजारों वोटों ने इनको चुन के भेज दिया अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपनी सरकार से, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए। लेकिन अब ये है कि व्यवस्था ये बनी हुई है, चंडीगढ़ बैठे हैं तो वहाँ पे भी सिर्फ ये लट खाने का काम कर रहे हैं। अब किस प्रकार से अधिकारी गाँव वासियों को समझा पाएंगे, किस प्रकार से सरपंच बन पाएंगे, पता चलता ही नहीं है इस सरकार के अंदर, इनकी बातों के अंदर। बस ये है कि हाँ कि सिस्टम चल रहा, लट खाने वालों का हो या फिर सरकार का उनकी तरफ लॉलीपॉप देने वालों का हो, बस ये है जी चल रहा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।